बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। और आज हमारी सेल की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और सेकंड वीडियो में मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको पढ़ाया था। अभी हमारा थर्ड है। थर्ड में हम सेल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे। राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कई वैक्यूल्स होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो हम वन बाय वन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला हमारा ऑर्गन है सेल का, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल में कंप्लीटली एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो होती है वो किसी भी सेल की, प्लांट सेल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो आपकी क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। और ये किसके ऊपर होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। बट एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, तो अब ये सेल वॉल कहाँ होगी, तो नहीं होती है। तो एनिमल सेल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल का वर्क क्या होता है। ठीक है, सेल वॉल एक तरह से पौधों को संरक्षण, मतलब उसको बचाने का कार्य, मतलब सेल्स को बचाने का कार्य करती है, ठीक है। और सेल वॉल की वजह से एक सेल दूसरी सेल से कम्प्लीटली अटैच्ड होती हैं। वो देखिए, और सेल का क्या कार्य होता है, कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना। सेल का क्या कार्य होता है, सेल वॉल का कोशिका को एक निश्चित आकृति और आकार आकार बताती है, ठीक है, देती है। तो उसकी जो शेप जिस वजह से होती है, सेल की जो शेप जिस वजह से होती है वो किसकी वजह से होती है, सेल वॉल की वजह से, ठीक है। तो पहला हमारे सेल का कार्य क्या होता है, उसका संरक्षण देना, ठीक है। सेल को संरक्षण प्रदान करना, उसको रोगों से, बीमारियों से बचा के रखना। सेकंड क्या होती है, सेकंड सेल वॉल का वर्क होता है वो सेल को निश्चित शेप देती है, उसको आकार देती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सेल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो अंदर की लेयर है वो आपकी क्या है, प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल में डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और ये जो बाहर की वॉल लेयर दिख रही है वो आपकी क्या है, सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका क्या होता है, मिडिल लैमेला। क्या होता है, मिडिल लैमेला, ठीक है। बच्चों देख रहे हैं, ये आपको होल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जो फर्स्ट प्राइमरी वॉल है और सेकेंडरी वॉल है उन दोनों को गैप करते हुए बीच में एक होल, दो होल दिखाई दे रहे हैं जो अंदर से बाहर की तरफ एरो है और बाहर से अंदर की तरफ एरो है। इन होल्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इन होल्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबेरी ने, ठीक है। अब सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी और सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ही एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम एक या दो कण जैसी रचना, ठीक है। सेंट्रोसोम में एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी, ठीक है। सेंट्रोसोम में एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। और सेंट्रोसोम सिर्फ किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल्स में, ठीक है। प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, ये थ्री थ्री के फॉर्म में होते हैं, इन्हें ट्रिपलेट फाइबर्स कहते हैं। ये थ्री थ्री के फॉर्म में होते हैं, इन्हें ट्रिपलेट फाइबर्स कहते हैं। अंदर की तरफ जो पॉइंट रहता है उसे सेंट्रल, मतलब उसके सेंट्रल पे जो एक पॉइंट रहता है उसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये थ्री थ्री के पेयर में होता है, ट्यूब्यूल शेप में होता है, इसलिए इसे ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये टोटल कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं आपस में जॉइंट, 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और नीचे के जो ट्यूब्यूल्स का लास्ट पॉइंट होता है उसे सेंट्रियोल बोलते हैं। हर ट्रिपलेट अपने पास वाले ट्रिपलेट से जुड़ा होता है,
ठीक है, हर ट्रिपलेट अपने पास वाले ट्रिपलेट से जुड़ा होता है। जो इसका सेंट्रल एक्सिस होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसका सेंट्रल एक्सिस प्रोटीन का बना होता है। हमारा थर्ड ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, हमारा थर्ड ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, जब यूकैरियोटिक कोशिका में ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप से, तो पता चला कि उसके अंदर कुछ थैलीनुमा, ठीक है, चपटे शेप आकृति दिखाई दिए, जो किससे ऐड थे, जो हमारी एक तरफ तो केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए थे और दूसरी तरफ कोशिका कला से। ठीक है, जो एक तरफ केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए थे, दूसरी तरफ कोशिका कला से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उस ऑर्गन्स को क्या कहा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसे होते हैं, ये चपटे होते हैं। ठीक है, और एक ये इनके ऊपर राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस जगह पे राइबोसोम नहीं होते उससे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये देखिए, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है, उन वसाओं व प्रोटीन का संचरण जो विभिन्न झिल्लियों का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से समझिए क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उन वसाओं, मतलब वसा फैट्स का और प्रोटीन का संचरण होता है। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग जानते ही होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, वसा व प्रोटीन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसके थ्रू जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, अब ये किसका कार्य होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, हमने देखा था कि यूकैरियोटिक कोशिका में थैलीनुमा आकृति चपटे दिखाई देती हैं, जो एक तरफ केंद्रक झिल्ली से और दूसरी तरफ कोशिका कला से जुड़ी होती है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका वर्क होता है प्रोटीन और वसाओं का ट्रांसपोर्टेशन करना, उन प्रोटीन और वसाओं का ट्रांसपोर्टेशन करना जो विभिन्न प्रकार की झिल्लियां, मतलब जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती है उनका निर्माण करने में जो प्रोटीन और वसाओं का यूज होता है, उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों देखिए, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये थैलीनुमा होते हैं, चपटे होते हैं। और क्या नाम है, ये दो टाइप के होते हैं, जानते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंदर का राउंड स्ट्रक्चर है, आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पोर्स हैं आपके। ठीक है, ये राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम है। जहाँ पर राइबोसोम होता है वो क्या नाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जानते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग में राइबोसोम नहीं होता है वो आपका क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑर्गन है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। ठीक है, राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में। किसने की थी, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में। राइबोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है 70S और सेकेंड होता है 80S। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है 70S राइबोसोम, सेकेंड होता है 80S। 70S राइबोसोम जो होते हैं वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और 80S जो होते हैं, 70S और 80S दोनों किस में पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, मैंने आपको बताया था जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रही थी, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राउंड शेप में स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम जहाँ पाए जाते हैं तो वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक
ठीक है। अब देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए पढ़ा होगा आप लोगों ने। आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो ये राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन को, ये जो राइबोसोम्स होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। कार्य प्रोटीन उत्पादन के लिए स्थान प्रदान करना, ठीक है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन जहाँ पे बनती है, जहाँ पे सिंथेसाइज होती है, उसके लिए जो जो स्थान दिया जाता है वो किसकी वजह से, वो कौन देता है? वो राइबोसोम देता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए जो स्थान होता है वो कौन देता है? राइबोसोम्स देता है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, राइबोसोम कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें 2 यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और सेकंड होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, इनका अमाउंट अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक में आप लोग जानते हैं कि 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में 80s, ठीक है। यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक में लार्ज यूनिट होती है वो होती है 50s। प्रोकैरियोटिक की जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है 50s और स्मॉल यूनिट होती है 30s, ठीक है। लार्ज यूनिट 50s होती है, स्मॉल यूनिट 30s होती है। यूकैरियोटिक की लार्ज यूनिट 60s होती है और स्मॉल यूनिट 40s होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में लार्ज यूनिट 50s होती है और स्मॉल यूनिट 30s होती है। टोटल आपका क्या हो गया? 70s। उसी तरीके से यूकैरियोटिक में लार्ज यूनिट 60s होती है, स्मॉल यूनिट 40s होती है। तो टोटल आपका हो गया 80s, ठीक है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।